आज 22 अगस्त है, दिन है इतवार का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में दो धमाका खेज खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे कि प्लॉटों के अलॉटमेंट की मद में 25 अरब के घपले का मामला क्या है। आला सरकारी अफसरान को इजाफी प्लॉटों के अलॉटमेंट की मद में ये 25 अरब का घपला कैसे हुआ, इस सारे मामले का पस मंज़र क्या है, एक तो ये डिटेल आपको बताएंगे। दूसरा, इसी खबर से जुड़ा एक और पहलू भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे कि प्लॉटों के अलॉटमेंट के इस मामले को लेके वज़ीर आज़म इमरान खान और जस्टिस काजी फाइज़ साहब किस तरह से एक पेज पर मौजूद हैं। दूसरी खबर में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के मुस्तफ़ी होने और सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का मामला क्या है और इन दोनों इशूज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि प्लॉटों के अलॉटमेंट की मद में 25 अरब का घपला कैसे हुआ। लेकिन नाज़रीन, इस खबर की तफसील बयान करने से पहले इस खबर से जुड़ा 17 साल पहले का एक बड़ा अहम वाक़या आप नाज़रीन को सुनाना चाहूँगा। और यह वाक़या सुनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज जो तफसीलात 25 अरब के घपले के हवाले से आप नाज़रीन के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, इस तफसीलात को समझने में आप नाज़रीन को आसानी हो। तो नाज़रीन, 17 साल पहले अक्टूबर 2004 का ये वाक़या है जब उस वक्त के वफाकी सेक्रेटरीज़ की जानिब से उस वक्त के सदर के एजाज़ में एक दावत का एहतमाम किया गया। आप नाज़रीन की याददाश्त जो है मुझसे ज़्यादा बेहतर होगी। आपको पता है कि 2004 में पाकिस्तान के सदर कौन थे? साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ। तो वफाकी सेक्रेटरीज़ ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को के एजाज़ में एक दावत का एहतमाम किया। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को इस तकरीब में मदऊ किया गया था। इस तकरीब में नाज़रीन हुआ ये था कि दावत तो चलें हो गई, वफाकी सेक्रेटरीज़ ने मुल्क के सदर के एजाज़ में दावत का एहतमाम कर लिया, लेकिन इस दावत का मतमा नज़र ये था क्योंकि इस तकरीब में वफाकी सेक्रेटरी काबीना की जानिब से जो तकरीर की गई, उस तकरीर में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ से एक बड़ा अहम मुतालबा किया गया था। मुतालबा क्या था, उस मुतालबे पर मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रेक लेना चाहूँगा। बेल बज रही है फ़ोन की, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, वो फ़ोन उठाना भी इंतहाई ज़रूरी था, मेरा नहीं बल्कि घर वालों का फ़ोन था, और क्योंकि मैंने वीडियो के दौरान उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया है, दूसरे कमरे में भेज दिया है, तो देखना ज़रूरी था कि फ़ोन किसका है। इससे आप जो भी अंदाज़ा लगा पाएँ, आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, वफाकी सेक्रेटरी काबीना, उस वक्त के काबीना के सेक्रेटरी की जानिब से साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ से ये मुतालबा किया गया कि जो वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं उन्हें उनकी खिदमात के बिना पर एक सरकारी प्लॉट दिया जाता है। हमारा मुतालबा ये है, सेक्रेटरी काबीना का कहना था कि हमें एक नहीं, हमारी खिदमत पर, जो हम मुल्क की खिदमत करते हैं, जो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, पाकिस्तान के आवाम की खिदमत करते हैं, इस सिले के नतीजे में हमें 2 प्लॉट मिलने चाहिए। क्योंकि उन दिनों साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ बड़ी सखावत का मुजाहरा भी करते थे, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर वफाकी सेक्रेटरीज़ का ये मुतालबा मंजूर कर लिया और कह दिया कि वफाकी सेक्रेटरीज़ को अब एक नहीं 2 प्लॉट मिला करेंगे। अच्छा, इब्तदाई तौर पर ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, ये 2 साल ये पॉलिसी बनती रही। 2004 के बाद 2006 में इस पॉलिसी पर जो है वो अमल दरामद का आगाज़ किया गया। उस वक्त वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ हुआ करते थे। तो उसमें नाज़रीन हुआ ये था कि पहले तो ये वफाकी सेक्रेटरीज़ के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन बाद अज़ां इस पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया गया और इस पॉलिसी में जो दीगर 22 ग्रेड के अफसरान हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया था। और फिर इसके बाद नाज़रीन हुआ ये था कि इस पॉलिसी पर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सो मोटो ले लिया और ये कहा गया कि ये तो इम्तियाज़ी सलूक है कि एक की बजाय 2-2 प्लॉट दिए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले को टेकअप होने से पहले ही 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी का इक़दाम हो गया। मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। तो 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के बाद परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से की जानिब से अब्दुल हमीद डोगर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। तो चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने जब अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली तो उनकी तरफ से परवेज़ मुशर्रफ के इस इक़दाम को सरकारी अफसरान को, आला सरकारी अफसरान को, वफाकी सेक्रेटरीज़ को 2 प्लॉट देने की पॉलिसी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया गया। मार्च 2009 में जब साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल होते हैं तो उनकी बहाली से पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी पॉलिसी में एक तब्दीली ये करते हैं कि जहाँ ये फ़ैसला किया गया था कि वफाकी सेक्रेटरीज़ को 2 प्लॉट मिलेंगे, इसमें एक इजाफा ये कर दिया गया कि वफाकी सेक्रेटरी के साथ साथ अब जो जजेस हैं उन्हें भी 2 प्लॉट मिल पाएंगे। पॉलिसी में ये बात भी लिख दी गई। तो एक तरफ नाज़रीन जहां ख़ुसूसी अदालत की जानिब से साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी का मुर्तकब करार दिया गया, आइन शिकन कहा गया, गद्दार कहा गया,
پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ دوسری طرف وہی پرویز مشرف جس کی پالیسی کے تحت ججز کو 2 پلاٹ ملتے ہیں، سابق صدر پرویز مشرف کی یہ پالیسی سرکاری افسران کے لیے بھی قابل قبول ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے لیے بھی قابل قبول ہے، لیکن یہاں پر داد دینا بنتی ہے۔ کچھ دوست اگر ناراض نہ ہو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں انہوں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا سرکاری سطح پر، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے بھی پلاٹ لینے سے انکار کر دیا گیا تھا کہ مجھے کوئی سرکاری پلاٹ نہیں چاہیے۔ تو یہ حقائق ہیں جو آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک اور بھی واقعہ سنانا چاہوں گا کہ افتخار محمد چودھری سابق چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے دوبارہ بحال ہونے کے بعد دوسرا پلاٹ لینے سے انکار کر دیا تھا، ایک پلاٹ وہ لے چکے تھے، دوسرا پلاٹ لینے سے انہوں نے انکار کیا تھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد افتخار محمد چودھری صاحب نے باقاعدہ عرضی دے دی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو کہ میں نے تو پلاٹ لینے سے انکار نہیں کیا تھا، مجھے یہ دوسرا پلاٹ ملنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ تو حقائق آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 25 ارب کا گھپلا کیسے ہوا۔ 3 دن پہلے ناظرین ایک روزنامہ اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، ہمارے ساتھی ہیں، کولیگ ہیں زاہد گجکوری، جن کی جانب سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 15 سالوں میں جو 400 سرکاری افسران کو اضافی پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں، ان پلاٹوں کی الاٹمنٹ میں 25 ارب روپے جو ہے وہ چونا لگا ہے، 25 ارب کا گھپلا ہوا ہے۔ گھپلا اس طرح سے کیونکہ جو انہوں نے خبر دی تھی زاہد گجکوری صاحب نے، انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ 25 ارب کے یہ پلاٹ بنتے تھے جو 400 سرکاری افسران کو اضافی طور پہ الاٹ کیے گئے تھے، لیکن 25 ارب کی بجائے ان پلاٹوں کی مد میں اعلیٰ سرکاری افسران سے جنہیں یہ پلاٹ الاٹ ہوئے تھے ان سے صرف 1.6 ارب روپے یعنی 1 ارب اور 60 کروڑ روپے ان سے وصول کیے گئے۔ اس خبر میں مزید یہ بتایا گیا کہ پرویز مشرف کی بنائی گئی اس متنازع پالیسی کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نواز نے بھی جو ہے وہ جاری و ساری رکھا، اور اس پالیسی کا تسلسل دونوں سیاسی جماعتوں کے ادوار میں بھی جاری رہا۔ مزید یہ بتایا گیا کہ صرف یہی نہیں کہ بلکہ ایسے بھی 3 درجن سے زائد سرکاری ملازمین موجود ہیں جنہیں 2 کی بجائے 4 پلاٹ جو ہے پچھلے 15 سالوں میں ملے ہیں۔ اس حوالے سے زاہد گجکوری نے لکھا ہے اپنی خبر میں، انصار عباسی صاحب نے بھی اپنی خبر شائع کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ 2 پلاٹ تو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے سرکاری طور پہ کیونکہ پالیسی آ چکی ہے۔ حالانکہ ایک اور خبر بھی ہے کہ جب یہ پالیسی بنائی گئی تھی 2010 میں، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی طرف سے اور وزارت قانون کی جانب سے ایک آبزرویشن دی گئی تھی، بلکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے تو باقاعدہ ڈائریکشن جاری کی تھی کہ یہ جو 2 پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی پالیسی ہے، وفاقی گریڈ کو یا وفاقی سیکٹریز کو پلاٹ دینے کی، یہ متنازع پالیسی ہے، اس پالیسی کو ختم کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہوا کرتے تھے وہ چودھری نثار علی خان ہوتے تھے، لیکن جب مسلم نواز حکومت میں آئی تو نواز شریف اور چودھری نثار علی خان نے بھی وفاقی سیکٹریز کے سامنے سرنڈر کر دیا اور 2 پلاٹ الاٹ کرنے کی اس پالیسی کو نون لیگ کے دور میں بھی جاری رکھا گیا۔ اب جو 4 پلاٹ جن 3 درجن سرکاری ملازمین کو ملے ہیں، 2 پلاٹ تو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے ہو گئے باقاعدہ پالیسی کے تحت، اور اس میں پلاٹ جو 4 حاصل کیے ہیں، 2 اضافی پلاٹ حاصل کیے ہیں، تو وہ افسران جو سی ڈی اے میں ڈیپوٹیشن پر گئے تھے انہوں نے جا کے سی ڈی اے سے بھی پلاٹ لے لیا، اور جو سیکٹری جس کا تعلق وزارت داخلہ کے ساتھ ہے تو پولیس فاؤنڈیشن کی ایک سکیم بنائی گئی تھی، پورا سیکٹر ڈیولپ کیا گیا تھا، تو ایسے لوگ جو سی ڈی اے میں ڈیپوٹیشن پہ گئے اور جو وزارت سیکٹری داخلہ بنے انہیں 2 اضافی پلاٹ بھی مل گئے۔ تو یہ اس طرح سے ناظرین پاکستان میں جو عوام کے جو وسائل ہیں اس کا رخ جو ہے وہ کس طرح سے اشرافیہ کی طرف رکھا گیا ہے، اس کا صرف آپ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کے سامنے یہ پالیسی رکھی گئی ہے، اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس پالیسی کو تبدیل کرنے کا، اس پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز صاحب جو وزیر اعظم عمران خان کے یہ جو ویژن ہے یا وزیر اعظم عمران خان کی جو خواہش ہے، ارادہ جو رکھتے ہیں، اس پر جسٹس قاضی فائز صاحب کس طرح سے اسی پیج پر موجود ہیں۔ 2020 میں ناظرین جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا جس میں افسر شاہی کو پلاٹوں کی اس انداز میں جو الاٹمنٹ ہوتی ہے اس پر آبزرویشن کا اظہار کیا گیا، اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے کہ 1 پلاٹ تو چلے ہو سکتا ہے لیکن 1 پلاٹ سے زائد دینے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ صرف پلاٹ جو ہے صرف سرکاری افسران کو نہیں، صرف فوجی افسران کو نہیں، صرف ججز کو نہیں، بلکہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایسی ہاؤسنگ اسکیمیں ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر شروع ہونے چاہیے تاکہ جو وسائل ہیں ان کا رخ جو ہے وہ عام لوگوں کی طرف بھی ہو، ضرورت مند لوگوں کی طرف بھی ہو۔ تو اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے اس پر ہمیں وزیر اعظم عمران خان اور جسٹس قاضی فائز صاحب ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک میں وضاحت کرنا چاہوں گا، کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو بینچ ہے وہ کیوں تبدیل کر کے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا، تو میں نے ایک اپنے محترم ویورز کا
व्यूअर्स का कमेंट पढ़ा था जिसमें कहा था कि आपको जस्टिस काजी फाइसा से मसला क्या है, आप उनकी मुखालफत क्यों करते हैं। और ट्विटर पर जब मैंने वीडियो शेयर की तो एक दोस्त का ये कहना था कि आप तो जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आज भी मैं बांगे दोहल कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद सिर्फ हक़ाइक़ बयान करना होता है, मैं कोई तज्ज़िया नहीं देता। और जो भी हक़ाइक़ हों, अगर वो जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में हैं तो वो भी मैं आपको बयान करूँगा, अगर जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ हैं तो वो भी मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। क्योंकि बीइंग ए रिपोर्टर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ें मैंने सुप्रीम कोर्ट में विटनेस की है, जो मैंने पार्लियामेंट में विटनेस की है, जो पाकिस्तान की सियासत में विटनेस की है, वो चीज़ें मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँ। हो सकता है कि मैं जो चीज़ें आप नाज़रीन के सामने बयान करूँ, कुछ दोस्त उस पर एतराज़ करें, कुछ दोस्त जो है वो अपनी राय का इजहार करें, मेरे साथ इख्तलाफ करें, तो वो आप नाज़रीन का हक़ है, आप नाज़रीन कर सकते हैं। लेकिन मैं वज़ाहत करना चाह रहा था कि मैं किसी के हक़ में नहीं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं, मेरा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। उस रिपोर्ट से इत्तफ़ाक़ करना, इत्तफ़ाक़ ना करना आप नाज़रीन का पूरा हक़ है। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं। दूसरी ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के मुस्तफ़ी होने और सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का मामला क्या है। नाज़रीन, कल कराची में वकला का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और इसमें जितने भी वकला की तंजीमें हैं मुल्क भर की जो पाकिस्तान बार काउंसिल के अम्ब्रेला के नीचे आती हैं, उन्हें तमाम बार काउंसिल को, तमाम बार एसोसिएशन को मदऊ किया गया था। इस कन्वेंशन में एक तो ऐलान ये किया गया कि 9 सितंबर को जब जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा होगा, और जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट की 4थे नंबर की सीनियर खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के मामले पर गौर हो रहा होगा। तो इस दौरान जो वकला हैं मुल्क भर के, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे, मुल्क भर की अदालतों का बाइकाट किया जाएगा। इस कन्वेंशन में नाज़रीन जो तकरीरें की गई, बहुत सारे इसमें जो लीडरान थे वकला के वो उसमें शरीक हुए, जिसमें कल्ब हसन साहब थे, अमजद शाह साहब थे, लतीफ़ अफरीदी थे, हामिद खान साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, और इसके अलावा दीगर भी जो बड़े नामी गिरामी वकला के जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, वो भी इस कन्वेंशन में शरीक थे। इस कन्वेंशन में अमजद शाह जो कि साबिक पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जजेस की तैनातियों के सिलसिले में जुडिशल कमीशन की जानिब से जो सीनियरिटी का असूल है, जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तो इसका सलूशन ये है, अमजद शाह की तरफ से कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त बचाने के लिए जो है वो अपने ओहदे से हट जाना चाहिए। यानी अमजद शाह ने, जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त की खातिर जो सीनियरिटी के असूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनातियों के सिलसिले में, इसका हल यह है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस्तीफ़ा देकर अपने ओहदे से अलग हो जाएँ। इसी तरह से लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि ये जो मामलात आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जजेस की ख़ास तौर पे एलिवेशन के हवाले से, ये ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, जजेस के दरमियान ग्रोहबंदी पैदा हो गई है, और हम अदलिया की आज़ादी के लिए अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगे। हामिद खान ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो असूल है कि जो हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है उसे चीफ जस्टिस बनाया जाता है मुतल्लिका हाई कोर्ट का, तो यही असूल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन के हवाले से भी होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को एलिवेट करना है तो वो चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। नीचे से अगर जजेस लाएंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो सीनियर जजेस जिन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा उनका मोरल भी डाउन होगा, और उसके साथ साथ जो लिटिगेंट हैं, जो साइलिन हैं, उनका भी, उन जजेस को जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है उन पर अवाम का जो एतमाद है वो भी कम होगा, वो एतमाद भी जो है वो डाउन होगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 2 ख़बरें हैं। बाकी आज इरफान हाशमी साहब से हमने रब्ता करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम लंदन में क्या चल रहा है। आज मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की वहाँ पे शादी की तकरीब होने जा रही है। बहुत सारी मालूमात तो इरफान हाशमी साहब बता चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कोई ऐसी नई मालूमात जो हमें बता सकें, हमारे नाज़रीन को बता सकें, तो उनसे रब्ते की भरपूर कोशिश जारी है। अगर रब्ता हो गया तो जो तफसीलात मिलेंगी वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे।